तब तो मैंने किया ही नहीं। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। देखो पीछे वाले सवाल में क्या था। आपको एक हाइपोटेन्यूस ऑफ अ ट्राइंगल, उस पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो ए और बी है फ्रॉम दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर आप एक ऐसे करके राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हो और उसके हाइपोटेन्यूस पे एक पॉइंट पॉइंट ले रहे हो, तो उस पॉइंट से एक साइड की और दूसरी साइड की दूरी दे रखी है आपको, एक ए है और एक बी है। तो आपको मिनिमम लेंथ बतानी है हाइपोटेन्यूस की, यानी कि ये मिनिमम लेंथ कितनी होगी। नहीं, उसने दे रखा है कि इसके बराबर दिखानी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया। उस ट्राइंगल की हमने डिस्टेंस ली, यहाँ थीटा मान लिया। डिस्टेंस परपेंडिकुलर थी थी तो यहाँ भी एक थीटा आएगा। दोनों जगह थीटा थीटा है, ये भी थीटा ये भी थीटा। यहाँ मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई कि अगर इस वाले ट्राइंगल में मैं सेक थीटा लगाऊंगा, पीसी अपॉन पीएम होगा। पीसी की वैल्यू निकालनी है आपको, सिर्फ इतने हिस्से की वैल्यू। दूसरे वाले में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपका ये है पी ए और ये है आपका पीबी। इन दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली। पी ए की वैल्यू आई है ए कोसेक थीटा, इसकी आई है बी सेक थीटा। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको मेन एम मिल जाएगा हाइपोटेन्यूस का, जिसकी आप बात करनी है। तो हाइपोटेन्यूस ए बी है, जो एपी और बीपी को जोड़कर बनता है ए कोसेक थीटा बी सेक थीटा। फाइनली क्या होगा, जो एफ थीटा है वो इसके बराबर आ गया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे एफ थीटा को, तो कितना आएगा। कॉसेक थीटा होता है माइनस ए तो यही रहेगा, कोसेक का होगा माइनस। माइनस कॉट। नहीं नहीं नहीं, माइनस। कोसेक कोसेक नहीं, कोसेक का होता है टैन। टैन है। नहीं सॉरी सॉरी, माइनस कॉट, माइनस कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। कोसेक थीटा कोसेक सॉरी, इंटू कोसेक सॉरी। प्लस बी को बी और सेक रखिए, का होता है सेक थीटा टैन थीटा। सेक थीटा टेन थीटा। बारिश आ रही है वो। जी। नहीं। यहाँ बहुत अच्छी बारिश आ रही है। देखो, डिफरेंशिएट करने के बाद ना फायदे से लिख लिया करिए एक बार कि ये वैल्यू आई है। माइनस का ए कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा टेन थीटा। अब आपको एफ डैश एक्स को या एफ डैश थीटा को जीरो कर देना है। उससे क्या होगा, आपको ये पूरी वैल्यू जीरो कर लेनी है। मतलब आपका बी सेक थीटा टेन थीटा बराबर होगा ए कॉट थीटा कोसेक थीटा के। जिससे क्या होगा, आप इसको ना और कायदे से लिख लो। बी, इसको मैं लिख लूंगा सेक को वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन को भी मैं लिख लूंगा साइन अपॉन कॉस। ये हो जाएगा ए। कॉट थीटा को मैं लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा को मैं लिखूंगा वन अपॉन साइन थीटा। तो एक चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पर कि दोनों कॉस ऊपर जाएंगे तो इसको कर देंगे ए कॉस क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन जी। थीटा। हो जाएगा। हाँ जी। कितनी बात क्लियर है आपको। हाँ जी। अब देखो यहां से मैं इसको अगर सॉल्व करके लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ ये ए अपॉन बी हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। हो जाएगा। हाँ सर। अभी साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू की बात करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का क्यूब इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो ये हो जाएगा टेन थीटा का क्यूब इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो हमारा टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा,
ए अपॉन बी की पावर 1/3, यानी कि आप टेन थीटा कितना लिख लोगे यहाँ से, ए की पावर 1/3 अपॉन बी की पावर 1/3 लिख सकते हैं। जी। अब टेन थीटा जो होता है वो होता किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। अब आप ही खुद बताएंगे कि अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल ये लिया है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी, और यहाँ जो एंगल बन रहा है उस एंगल को आपने लिया है थीटा, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर ये हो गया, बी बेस सी ये हो, बाई ए सी। हाँ, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पीछे आपने क्या लिखी है, ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3 बेस की बाई बी पावर की आपने पावर लिखी 1। है बी की पावर 1/3। जी। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो एच का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो हमारा एच का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर की जगह ए की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस बी की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, यानी आपका एच स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। कितना आ गया, जी सर। क्या ये उसके बराबर है इसके बराबर आपको लाना था। अम, नहीं। नहीं आया, तो क्या करना, इतनी मेहनत करने में क्या फायदा हुआ। ये फायदा हुआ, एक काम कर सकते हैं, जो एच की वैल्यू है हमारी वो निकालो, वो आ जाएगी ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 इसकी पावर 1/2, लेकिन यहाँ पे लानी है 3/2, है ना, जी। यहाँ पर आ रही है 1/2। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या करेंगे, बैठ गई क्या, अगर लाइट चली जाए या मेरी आवाज आना बंद हो जाए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप। ओके सर। ठीक है, तो क्या यार समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आपने टेन थीटा तो निकाल लिया, टेन थीटा इतना आ गया, आगे क्या करें। 1/3 1/3 स्क्वायर किया 2/3 2/3 आ गया। अब क्या करें, मिनिमम लेंथ की जो वैल्यू है हमारी, एक काम ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमने हाइपोटेन्यूज मानी थी ना, हम उसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली ऊपर जो एच थी आपकी वो बराबर थी इसके, ऊपर वाली जो हमारी एच थी ये हाइपोटेन्यूज जो थी ये, जी। वो है ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। तो मैं एच को यहाँ पे लिख लूंगा, ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। आपको यहाँ से कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो आपने एच ये वाला निकाल लिया कंप्लीट एच। अब आप मुझे बताओ सेक थीटा कितना होगा। सेक थीटा होता है एच वन अपॉन अपॉन कॉस। बी, है ना। जी। एच कितना है आपका ये, यानी कि ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 इसकी पावर हाफ, और बेस की जगह आप रखेंगे ये वाली वैल्यू,
ये बेस है, तो बेस हमारी कितनी है, बी की पावर 1/3। ये है बी की पावर 1/, ऐसे ही आपको रखना है यहाँ पर कोसेक थीटा, जो कि होगा h/p। एच की वैल्यू आपकी ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3। यहाँ डाल दो, ए को ए रखो, ये कितना है, ये है आपके पास कोसेक। कोसेक की वैल्यू है आपकी ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए की पावर 1/3 प्लस बी, सेक थीटा की जगह डालिए आप इसकी वैल्यू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 इसकी पावर 1/2, डिनोमिनेटर में बी की पावर 1/3। देखिए, अब सिंपल है सवाल, ये वाली चीज यहाँ भी है और सेम चीज यहाँ भी है, कॉमन ले लो, ए की पावर 2/3 कॉमन ले लो प्लस बी की पावर 2/3 के साथ जी। पावर कितनी है इस पे, हाफ। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस बी अपॉन बी की पावर 1/3। आपको पता है, अगर एन अपॉन एन की पावर ए होता है तो उसको हम लिखते हैं एन की पावर 1 - ए, पता है। जी सर। तो यहाँ पर ए अपॉन ए की पावर 1/3 है, तो यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, इस 1/3 को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 पहले से ही, यहाँ पे पावर हाफ है। इस ब्रैकेट के अंदर पता है क्या होगा, ये सॉल्व होकर बनेगा ए की पावर 2/3, ये बनेगा बी की पावर 2/3 और इन सब की पावर है 1। तो देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, बचेगा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और इन दोनों की पावर हाफ और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। ये आपका एच आ गया, यही चाहिए था आपको शायद। जी। तो आप देख रहे हो सवाल एक एक कितने कितनी वैल्यू रखता है और कितना कितना टाइम लेता है। हाँ जब जी। मुझे कराने में आधा घंटा लग रहा है ना, बिना प्रैक्टिस से करोगे तो 1 घंटा ले जाओगे पूरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सर मैं खुद ही कर लूँगा ये। कर लोगे। जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब वही होता है ना जहाँ पे एफ डबल डैश सी ज़ीरो होता है। जी जी जी, कुछ नहीं आता, देखो देखो ये सवाल इजी हो जाएगा। 11 देखो, 12 देखो, 13 देखो, ये सवाल कर सकते हैं। 11 पढ़ो क्या कह रहा है। कैसे? 11 14? कराऊं मैं, कराऊं 10 कराऊं मैं, आप बोले तो नहीं नहीं नहीं, 10 11 छोड़ दीजिए सर, आप, मैं कर लूँगा। कर लेंगे दोनों। हाँ। 11 10 का तो श्योर हूँ, 11 में देखता हूँ कि वो उसको हो जाएगा, हो डबल जाएगा। डिफरेंशिएशन में। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा हाँ, तो ज़रूरत नहीं है। आपको देखो क्लोज इंटरवल दे रखे हैं, एक बार जी जी, डिफरेंशिएट तो करके एफ देखो डैश वो एक्स भी। करना है। उसके बाद एक्स की वैल्यू एक मिलेगी, फिर ज़ीरो पाई और वो वाली जी जी वैल्यू जी। में डाल के देखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। शो दैट the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere। ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, आपको बताना है कि एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम बताना है, कितना कब होगा। उसको कहाँ बनाया गया है, एक स्पेयर के अंदर बनाया गया है और स्पेयर की रेडियस आर है और उसकी वैल्यू दे रखी है 4r/3 वॉल्यूम की। ठीक है, जी सर। सवाल किए हमने ऐसे या नहीं। किए हैं। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। एक स्पेयर है, स्पेयर के अंदर आपका क्या बन रहा है, एक कोन बन रहा है।
ठीक है ना? हाँ जी। बना के देखते हैं क्या होगा इसका। 12। आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी, इसकी रेडियस मान लो आर हो। देख लेना यहाँ, स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ द स्फेयर। अब इसके अंदर आपको ना एक कोन बनाना है। ये एक कोन है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कोन के बारे में? मैक्सिमम वॉल्यूम कैन बी इंस्क्राइब। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम रखना है, यानी कि आपको वी मैक्स निकालना है। एक ध्यान रखा करिए शुरू में, क्वेश्चन को हमें किधर की साइड ले जाना है। ओके, आपको क्वेश्चन करने में आसानी। अब ये आपने जो कोन बनाया है, इस कोन की भी अपनी स्टेटिस्टिक्स होती है। ये कोन वेरी कर सकता है, तो इसकी ये वाली वैल्यू जो है उसको मान लीजिएगा रेडियस को ऑफ द कोन को एक्स, और ये वैल्यू मान लीजिएगा आप इसकी वाई। क्योंकि ये दोनों वेरी कर सकते हैं ना, कोन हमारा वेरी कर सकता है। तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा एक्स क्या है। एक्स इज द रेडियस ऑफ द कोन जो अंदर बन रहा है उसकी रेडियस, और वाई क्या है? रेडियस ऑफ द कोन। वाई रेडियस नहीं है, वाई हाइट है। देख रहे हैं आप? जी देख रहा हूँ। ये तीन चार चीजें हो गई। उसी के साथ अगर ये कोन का सेंटर मैं यहाँ से मानता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी वही दूरी होगी आर। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? आर ही होगी। ठीक है। जी। एक काम करो, आपको पता है ना ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू नहीं पता। ये एक्स है और ये आर है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है आपका इस तरीके का। ये मान लो पॉइंट ओ, ये एम, ये ए, ये बी और ये सी। तो मैं ट्रायंगल में बात करूंगा ओ एम ए के अंदर। दिस इज अवर ओ एम एंड दिस इज ए। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारी रेडियस है। ये एक्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ एम कितना होगा, तो हम दो दो तरीके से ओ एम बता सकते हैं। एक तो आप ओ एम को लिख सकते हो वाई माइनस आर, लिख सकते हैं। हाँ सर। एक आप ओ एम के स्क्वायर को लिख सकते हो, कि वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं, हाइपोटेन्यूस में से माइनस करते हैं। हाइपोटेन्यूस से आप आर स्क्वायर में से माइनस कर दो एक्स स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं। जी। तो हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि हम किस किस तरीके से चीजों को राइट कर सकते हैं। मेन एम हमारा होता है कि हम इनको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखो, हाइट भी चेंज हो रही है आपका, कोन का रेडियस भी चेंज हो रहा है। हो रहे हैं। जी हो रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं उसके लिए? मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। एक काम करता हूँ, जो आपने ऊपर लिखा है ना ये वाई माइनस आर, ओ एम की जगह आप ये लिख दो वाई माइनस आर का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू वाई आर। ये हमारा आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब देखो आपके पास दो एम है, या तो एक्स की टर्म में सॉल्व करो या वाई की टर्म में सॉल्व मत करना है इसको, एक्स की टर्म में सॉल्व करना है। इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा, ये बन जाएगा टू वाई आर। में से माइनस कर दो वाई स्क्वायर। तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? अंडर रूट टू वाई आर माइनस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपके? जी। या तो एक्स को वाई की टर्म में लिख लो, या वाई को एक्स की टर्म में लिख लो, जो आपको पॉसिबल लगे, जो इजी लगे वो लिख लो आप।
वैसे तो आप एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की ये जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप इसी को लेना, तो मत लो। नीचे वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तब ले लेंगे। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम निकालना है मुझे कोन का। कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। r²h। आर की जगह मैंने क्या लिया है इसको? पाई। r² की जगह मैंने लिया है x², और h की जगह मैंने लिया है क्या? y। तो यहाँ वैल्यू डाल दो आप। 1/3, 1/3 पाई की जगह पाई, x² की जगह उसकी वैल्यू लिखोगे तो वो हो जाएगा 2 y r -y² y। तो इस बार जो वॉल्यूम है ना, वो आपका x का ना होगा और y का फंक्शन। ठीक है, तो वॉल्यूम को लिखो v, जी। y का फंक्शन इसके बराबर है पाई/3। इसको y को अंदर ले जाओ, तो आ जाएगा 2y² r -y³। अब आप v को डिफरेंशिएट कर दीजिए एज यूजुअल, जैसे करते आए थे। 2 बाहर आ जाएगा, 4y r -3y²। अब ये v' जो है हमारा, वो आ जाएगा इतना भी, उसको जीरो रख दो। इससे क्या होगा? हाँ आ जाए, आपने v' को जीरो रखा, तो उससे क्या होगा? ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि आपका 4y r -3y² इक्वल टू जीरो आ जाएगा। आप यहाँ से y कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4r - 3y इज इक्वल टू जीरो। तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो y आपका डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, और एक y आएगा आपका 4r/3। ठीक है, यही वैल्यू उसने दी थी ऊपर, लेकिन आपको इसका मैक्सिमम अप्रूव करना है। तो क्या करोगे? एक और बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, v''y। मैक्सिमम है या मिनिमम एरिया बताया? मैक्सिमम। मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे? v''x कर दो, तो ये जो है हमारा छोटा, डिफरेंशिएशन, हाँ जी। पाई/3 बाहर रखो। ये डिफरेंशिएट होने के बाद बचेगा आपका 4r। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -6y बचेगा। अभी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव, उसके लिए आप डालते हो वैल्यू। ये डालो 0, पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप y 0 डालोगे, तो आपका v''y कितना आ रहा है? <<0 यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमा है। एक और तरीका है, y''x की वैल्यू जो y की निकाली है वो डाल दो, 4r/3। 4r/3 डाल दो, ये हो जाएगा पाई/3। 4r को 4r ही रहने दो, -6 की जगह 4r/3। यानी कि जब आपने y की वैल्यू 4r/3 डाली, तो ये सॉल्व होगा, कितना आएगा देखो, 5/3। इससे काटो इसको दो बार, ये है 4r माइनस का 8r, ये हो जाएगा 4r - r माइनस का 4πr/3। यानी कि आपका ये भी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर भी आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम है। यही आपको प्रूफ करना था। जी सर। करना था, शो दैट altitude of a right circular cone of maximum volume can that inscribe is। अच्छा, एल्टीट्यूड आपको मैक्सिमम वॉल्यूम पर इसका एल्टीट्यूड 4r/3 दिखाना था। यानी आपको एल्टीट्यूड आपने क्या माना था? वाई माना था। वाई की वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। ये तो निगेटिव आके कंफर्म हो गया।
अब आपको वॉल्यूम में वाई की वैल्यू दिखानी है, तो वाई कितना आएगा? वाई कितना लिखा था हमने ऊपर? अरे वाई तो कितना लिया था यहाँ पर, ये तो बताओ वाई था क्या? हाइट तो थी वाई। वाई। अच्छा हाँ, कौन की हाइट थी जी? जी, इसी को तो एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो आपने यहाँ प्रूव कर दिया इस चीज को कि एट वाई इज इक्वल टू कितना, 4r/3 के लिए जो आपका वॉल्यूम होगा बी वाई, तो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 13। लेट f be a function is defined in a closed interval a to b such that f dash x greater than 0 है पूरे इंटरवल में, then prove that f is an increasing function on a से b। ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको? शायद। थ्योरेटिकल ही है। अब है तो करना तो पड़ेगा यार। सबसे पहले आपको उसने बोला है कि फंक्शन जो है आपका वो इंक्रीजिंग ही है, लगातार इंक्रीज करता रहेगा। इसी चीज की बात करते हैं जो इन्होंने दे रखा है। f is a function defined on this such that, आवाज आ रही है ये बिजली कड़कने की? नहीं। वो तगड़ी तगड़ी बिजली कड़क रही है भाई इनको। अच्छा। यहाँ पीछे पूरे में जंगल है, तो बिजली बिजली जब गिरती है जंगलों पे ही गिरती है ऐसे। हाँ। आपको पता है कार के ऊपर बिजली जो गिरती है तो वो कार के अंदर बैठे हुए लोगों को इंजेक्ट क्यों नहीं करती? क्यों? पढ़ा है आपने ये पोर्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अ, देखो ये शील्ड क्रिएट हो जाती है यहाँ पर, लाइट की बिजली गिरेगी। ठीक है। तो आपको पता है ये पूरा किस कवर का बना हुआ है? मेटल का। जी सर। ये कंडक्शन का काम करता है। अब कंडक्शन का काम करने की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा। तो पूरा का पूरा ये शील्डिंग का काम करेगा। आपकी बिजली गिरेगी इसके ऊपर डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है। आप अंदर बैठे हुए इंसान को शॉक नहीं लगेगा। ये फायदा होता है। कार भी क्या, कोई भी एक तरह का केज केज बनता है ना, केज। उस पर लाइट गिरती है आकर तो वो डाइवर्ट कर देता है अगर वो कंडक्टर है तो। ठीक है। जी सर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जो भी कंडीशन दे रखी है हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सवाल में हमें क्या दे रखा था? एक फंक्शन और एक क्लोज इंटरवल दे रखा था। पहले हम उसी की बात करते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है, एक्स की वैल्यूज जो है वो कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। यही है ना? जी। और आपको मानना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हमेशा डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का क्या मतलब है एक इंटरवल में? एक इंटरवल में पॉजिटिव आना। मतलब होता है कि आप किसी भी पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव तभी आता है जब वो लगातार इंक्रीज करता रहे उसका स्लोप, तभी पॉजिटिव आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया ना वो। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, वो ऐसे करके नीचे भी आता है।
तो यहाँ पे इस पॉइंट पर अलग होगा, इससे पहले वाले पॉइंट पर अलग, इसके बाद वाले पॉइंट पर अलग। लेकिन अगर हर पॉइंट पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये इंक्रीज करता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है, ये रुकेगा नहीं कहीं पर। ठीक है। जी। तो आपके इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ रहे हैं? जी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो आपने पढ़ा होगा लेग्रांजे थ्योरम के अंदर चीजों को, या मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ा था। हाँ जी। क्या कहता है वो? क्या बोलता है मीन वैल्यू थ्योरम? फिजिक्स में। रहने दो यार तुम। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम। डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं मुझे ये बताओ। अगर डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, या फिर मैं कहूँ कि आपको एफ डैश एक्स निकालना है, तो आप दो अलग अलग वैल्यूज पर ही तो निकालोगे। फंक्शन की वैल्यू f(x2) माइनस f(x1) अपॉन नीचे क्या होगा, x2 माइनस x1। ये मैंने कैसे लिख दिया? अगर आप यहाँ कोई ग्राफ बनाओगे और ग्राफ आपका लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है ऐसे करके, कहीं पर भी ये डिक्रीज नहीं कर रहा, तो आपको इसके स्लोप की वैल्यू दो जगह निकालनी है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा। x1 पे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी f(x1), f(x2) पे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी f(x2). अब आप यहाँ पे लिखिएगा, अगर आपकी x1 की वैल्यू छोटी है x2 से, तो आपका f डैश एक्स भी, सॉरी f(x1) भी छोटा होगा f(x2) से। ये तो पढ़ा था हमने। हाँ। अब अगर ये ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि हमेशा जो आपकी x2 होगी वो ग्रेटर देन x1 होगी। जी सर। तो अगर आप x2 माइनस x1 करोगे तो वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा हमेशा। हाँ जी। ऐसे ही f(x2) अगर ग्रेटर देन f(x1) है, इसका मतलब आपका f(x2) माइनस f(x1) ये भी हमेशा पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो आएगा। जी। जब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव, तो अगर आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, उसमें लिखते क्या हो? f(x2) माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू अपॉन पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि आपका स्लोप कैसा आ रहा है हर बार? पॉजिटिव आ रहा है। जी। स्लोप इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द x बिलोंग्स टू a कॉमा b। ठीक है। हेंस बोला गया था इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में? हाँ जी। तो उल्टा कर दिया क्या उसको? देखो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, यार पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। इन क्वेश्चंस की तो उम्मीद मैं आपसे रख सकता हूँ कि आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके सर। ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, एक क्लास शायद मैं आपकी वेडनेसडे की ना लूँ। ठीक है। बाकी ओके। अब हमारी, हाँ कुछ नहीं। बताइए बताइए। नहीं नहीं, कुछ बोल नहीं रहा था मैं। या फिर अगर टाइम मिला तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा और आपकी जगह फरहान की छुट्टी कर दूंगा उस दिन। ठीक है। ओके सर। क्योंकि वेडनेसडे रहने वाला है बहुत ज्यादा बिजी, एक इवेंट है यहाँ पर अपने यहाँ, तो स्वाभाविक फिर बिजी ही रहूंगा, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा उस दिन। तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके। और अगर हम फ्री हो जाते हैं 9 तक, तो हम ले लेंगे क्लास। लेकिन कल जो, कल ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज में पूछ लेना। कल मैं चालू करूंगा आपका नया चैप्टर, मैट्रिसेस और एसी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब ये चलेगा ओके। अल्टरनेट।
एसी और मैट्रिक्स। ये बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत हल्का। पूरी मैथमेटिक्स में इससे हल्का चैप्टर नहीं है। इसको हल्का ही लेके चलना, प्लस माइनस के सवाल हैं इसमें बस। बस। जी बस। इजी है, बहुत इजी।